साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट संख्या 3 पर चर्चा होगी। साथियों इस सेट में आपकी सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य राज्यों की टेट परीक्षा के दृष्टिगत पर्यावरण अध्ययन के 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है? साथियों आज का पहला प्रश्न है, सीखने के किस सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? 4 विकल्प देखिए। अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय और अमूर्त से मूर्त। तो साथियों यहाँ सही उत्तर क्या होगा? आप भी हमारे साथ अनुमान लगाते हुए चलिए। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, ज्ञात से अज्ञात। साथियों ज्ञात से अज्ञात विधि में विद्यार्थी के विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान से अध्यापन प्रारंभ किया जाता है और फिर उसको नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। प्रश्न को आपने ध्यान से देखा। चलिए देखते हैं विकल्पों को। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ साथियों तीनों उपर्युक्त कथन जो हैं वो सही हैं। तो सही विकल्प है विकल्प संख्या 4, उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों प्रश्न को पुनः मैं निवेदन करूँगा कि बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उत्तरों को समझने में, निर्णय लेने में, सही उत्तर का चयन करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ने की आदत हमेशा रखिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? बसंत, गौरी, मैना, उल्लू और कौवा। तो यहाँ सही विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 2, मैना। मैना पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है साथियों, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, संयुक्त अरब अमीरात में, अबू धाबी में और ऑस्ट्रेलिया में। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? मणिपुर, मेघालय, झारखंड, मिजोरम। तो सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, मिजोरम। चेराओ कहाँ का नृत्य है? ये मिजोरम का लोक नृत्य है साथियों। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। साथियों किस शहर में रेत का पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? आबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। तो सही उत्तर क्या साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, आबू धाबी में। शहर से जब आप थोड़ी दूर जाते हैं, थोड़ी शहर से बाहर निकलते हैं तो आपको रेत ही रेत दिखाई देती है। हरियाली और पेड़ पौधों का प्रायः अभाव वहाँ पाया जाता है। हरियाली आपको देखने को कम मिलेगी। वनस्पति के नाम पे आपको खजूर के पेड़ बहुतायत देखने को मिल जाएंगे। तो रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? आबू धाबी में। विकल्प संख्या 1 सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? 4 विकल्पों को देखिए। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। दूसरा विकल्प है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन परिवर्तनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो यहाँ साथियों सही उत्तर है इसका जो सत्य नहीं है पर्यावरण अध्ययन के संबंध में। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर विकल्प संख्या 3। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ये कथन पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। देखते हैं प्रश्न संख्या 8, पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो सही उत्तर है यहाँ साथियों विकल्प संख्या 2, याद करना नहीं होना चाहिए संकेतक। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन, सूची, अधिविन्यास और लिखित प्रश्न। तो सही उत्तर क्या साथियों का? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। रेटिंग स्केल भी साथियों जांच सूची के समान ही होती है, लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता है जब बहुत सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10,
बहुत रोचक प्रश्न है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? नारियल की चर्चा हुई है तो निश्चित रूप से तटीय राज्य की बात हुई, तटीय क्षेत्र की बात होगी। पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और केरल। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 केरल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए साथियों शॉर्ट फॉर्म में NCF शब्द का प्रयोग किया गया है ना शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए चारों विकल्पों को कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की किस रूपरेखा ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़े जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो चारों विकल्पों को देखिए, NCF 2005, NCF 1988, NCF 2000 और NCF 1975। तो सही उत्तर साथियों क्या है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 NCF 2000। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। ताजमहल के पीले होने के निम्नलिखित में क्या जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 सल्फर डाइऑक्साइड। साथियों ताजमहल के आसपास लगे जो उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, जिसमें चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग और एक तरह से रिफाइनरी का जो मथुरा रिफाइनरी है उसके वजह से भी वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है और ये सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के साथ एसिड रेन के रूप में धरती पर गिरती है और ताजमहल के पीलेपन का सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? गोलकुंडा, कहीं कहीं आपको गोलकोंडा लिखा हुआ मिल जाएगा। गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश और पल्लव राजवंश। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 काकतीय राजवंश। ये गोलकुंडा का किला साथियों हैदराबाद में स्थित है। ये काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। साथियों इस किले के दक्षिण से मूसी नदी बहती है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप जान लीजिए कि कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 14। एक विलेय का विघटन दर डैश डैश पर निर्भर करता है? दाब, तापमान, सतह क्षेत्र और भार। तो यहाँ सही उत्तर है साथ में विकल्प संख्या 2 तापमान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। EVS शिक्षण अधिगम, EVS यहाँ शॉर्ट फॉर्म पर्यावरण अध्ययन के लिए EVS शब्द प्रयोग किया जा रहा है। EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त शिक्षण अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण और पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो यहाँ बात किससे हो रही है? बात हो रही है साथियों विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने की। तो यहाँ सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण की कक्षा की गतिविधि है? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, सैंपट का उपयोग और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही उत्तर साथियों है विकल्प संख्या 4 उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। EVS की प्रश्न संख्या 17 बहुत ध्यान से देखिए। EVS की पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है जिसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि इन दिनों बच्चे उन्हें अक्सर नहीं देखते हैं। सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। और विकल्प संख्या 4 की पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ साथियों सही विकल्प क्या है? विकल्प संख्या 3 सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचा और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, उनकी आजीविका जिससे चलती रहे, चल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 बहुत रोचक प्रश्न। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं, यह एक डैश डैश है? मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा और अंधविश्वास। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 रूढ़िबद्ध धारणा। आप अवगत हैं कि वर्तमान समाज में महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुषों के वर्चस्व को टक्कर दे रही हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। तो यह क्या है? यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है साथियों, ये भी सपेरों से संबंधित रोचक प्रश्न है। जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? प्रश्न को ध्यान से देखिए। अब विकल्प को देखिए। उस वाद्य यंत्र की गति देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो यहाँ सही विकल्प है साथियों, यहाँ सही विकल्प है विकल्प संख्या 2। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों की प्रति अनुक्रिया करके वो क्या करता है? अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, जिसको लोग समझते हैं कि सांप क्या है, वो सपेरे की बीन की धुन पे नाच रहा है। ऐसा कुछ नाचने उचने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वो क्या होता है, वो उस उत्पन्न कंपन, जो उसकी बीन के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होता है उसके प्रति जो है क्या है, जिधर से उसकी वो देखिए आप जब बजाते समय हिलाता रहता है, तो जिसे हिलाता रहता है उसी कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है और वो उधर ही अपना सिर हिलाता है। लोग समझते हैं कि नाच रहा है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। बहुत ध्यान से देखिए। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। चारों विकल्पों को देखिए, प्रश्न बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है कि शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। पहला विकल्प देखिए, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। यहाँ सही उत्तर विकल्प संख्या 3। यहाँ शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। कांच के जार में अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? चार विकल्प देखिए। उसके ताप में वृद्धि करने के लिए, उसमें धूल हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए और अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो यहाँ सबसे प्रभावी और उचित विकल्प क्या है साथियों? नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। वर्ली पारंपरिक चित्रकला का एक प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, बिहार। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 महाराष्ट्र। साथियों यह आदिवासी वर्ली समुदाय की पारंपरिक चित्रकला है। आदिवासी वर्ली समुदाय जो है इसकी पारंपरिक चित्रकला है वर्ली चित्रकला, और इनके रहने वाली जगह जो स्थान है वो भी वर्ली नाम से प्रसिद्ध है या मुंबई के निकट ही है। तो महाराष्ट्र राज्य में है। सही विकल्प है विकल्प संख्या 1 महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा और कुत्ता। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 गिद्ध। गिद्ध में साथियों श्रवण क्षमता बहुत अच्छी होती है और ये लोग अपनी अच्छी श्रवण क्षमता के कारण अपना शिकार भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है साथियों, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में कौन सा तर्क सबसे सशक्त है? यह पाठ योजनाओं के एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? देखिए कथन संख्या 1, बच्चों को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। दूसरा विकल्प देखिए, सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। तीसरा विकल्प है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। और चौथा विकल्प है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य
होने चाहिए। तो यहाँ कह रहा है साथियों, आकलन प्रक्रिया में सबसे कम उपयुक्त कथन, तो इसमें साथियों सबसे कम उपयुक्त कथन जो है वो है विकल्प संख्या 1। बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और सीटेट की परीक्षाओं में तो इससे संबंधित प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में लगभग पूछे गए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। चारों विकल्प देखिए, मलेरिया, पोलियो, निमोनिया और चेचक। तो सही उत्तर क्या है साथियों? सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, मलेरिया। मलेरिया जलजनित रोग होता है। रुके हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे वो क्या होता है, वो अपनी प्रजनन क्षमता उसमें बढ़ाते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते भी हैं। और आप अवगत हैं कि मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। तो रुके हुए पानी, इकट्ठा हुए पानी से बीमारी जो हो सकती हो, कौन सी है? वो मलेरिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में कौन सा कौशल ऐसा नहीं है? चार विकल्प देखिए, पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन। तो सही उत्तर कौन सा है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2, निर्धारण। ये है नहीं है, बाकी पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन ये सभी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? प्रश्न पूछ रहा है। क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना और सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न को एक बार पुनः देखिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः विकल्प संख्या 1 है, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना चाहिए तो सम्मान देना चाहिए। विशेष रूप से प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ सही उत्तर साथियों क्या है? यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग और मूलांकुर। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, पराग। पराग साथियों पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है और आपको बताना चाहेंगे कि मधुमक्खियाँ इसी का प्रयोग शहद बनाने में करती हैं। तो साथियों आज आपने तेज़ी से इस अभ्यास सेट में 1 से 30 प्रश्नों को देखा। आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।